MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि रिपब्लिक भारत पर। एनसीईआरटी किताब के चैप्टर की वजह से जब अदालत स्वयं कहे कि रुकिए, हमें देखना होगा, तो मामला साधारण नहीं होता है। कोर्ट में कहा गया कि न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है, जांच होगी, जिम्मेदार कौन है यह पता लगाया जाएगा और होगी ऐसी कार्रवाई कि नजीर पेश हो। कहते हैं कि लोकतंत्र में सच्चाई से परिचय ही पहला पाठ है। माननीय न्यायालय ने यह कहा कि जांच होगी, बिल्कुल ठीक, जांच होनी चाहिए, जांच सबकी होनी चाहिए, यही तो एक स्वस्थ व्यवस्था का आधार है। और जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि इलाहाबाद कोर्ट के जज यशवंत वर्मा प्रकरण की जांच कहां तक पहुंची। मार्च 2025 का मामला है, करीब 1 साल हो गए हैं, मार्च 2026 आने वाला है। इस पर हमारा जिज्ञासु समाज ये कहेगा कि आरोप हैं तो पारदर्शिता कहां है। निर्मल संस्थाओं को सवालों से गुरेज नहीं होना चाहिए। संविधान कहता है न्यायपालिका का आधार निष्पक्षता, पारदर्शिता और नैतिक बल है। न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति केवल कानून नहीं संभालता, वो समाज का विश्वास भी संभालता है। इसलिए यह जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। भारतीय संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका संविधान के संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार के रूप में सर्वोच्च मानी गई। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि यह किताब का जो चैप्टर है, इस पर पीएम मोदी नाराजगी जता चुके थे। खैर, आज खबर अदालत बनाम किताब की बात नहीं है। खबर यह है पारदर्शिता के साथ न्यायपालिका, यही तो इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बनेगी ना। सुप्रीम कोर्ट का विषय है, इसलिए निर्णय का सम्मान है, लेकिन सवाल पूछना भी लोकतंत्र का धर्म है। जहां प्रश्न जीवित हैं, वहां लोकतंत्र जीवित है। वैसे भी देश भर की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर वाले एनसीईआरटी की किताब का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीजेआई ने इस मामले पर एनसीईआरटी की माफी को नाकाफी बताते हुए सख्त टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि 8वीं क्लास की इस किताब के जरिए न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की गई। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत इस मामले में इतने नाराज हैं कि उन्होंने इस किताब के छापने और बांटने तक पर रोक लगा दी। पहले से भेजी गई किताबें वापस लेने और इसके डिजिटल कॉपियों को हटाने के आदेश दे दिए। करप्शन हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैल गया है और उस करप्शन को हमको उसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जुडिशरी के बारे में एक चैप्टर इस तरह से बनाना क्लियरली ये दिखाता है कि जुडिशरी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ये किया जा रहा है कि जुडिशरी को डिफेंसिव में डाल दिया जाए। एनसीईआरटी के चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट इतने से शांत होने वाला नहीं है। सीजेआई ने एनसीईआरटी डायरेक्टर और केंद्रीय शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिलेबस से जुड़ी बैठकों की कार्यवाही और विवादित चैप्टर लिखने वाले लेखकों के नाम और उनकी योग्यता की जानकारी भी मांगी है। सीजेआई को लगता है कि यह न्यायपालिका को बदनाम करने की गहरी और सोची समझी साजिश है। उन्होंने इसके जिम्मेदारों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इसकी गहराई से जांच होगी और केस बंद नहीं होगा। एनसीईआरटी पर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। सीजेआई के तल्ख तेवर से यह साफ है कि यह मामला यहीं ठंडा होने वाला नहीं है। 11 मार्च को मामला कोर्ट में फिर रखा गया है। जैसा रिपोर्ट आता है और उसके हिसाब से कोर्ट एक्शन लेगा। लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आज के कार्रवाई के दरमियान ये ऐसा लगा कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कोर्ट नहीं छोड़ेगी, वो सरकार भी नहीं छोड़ेगी। मुझे लगता है कि सॉलिसिटर जनरल के बयान से ऐसा लगा कि सरकार ही खुद अपने लेवल से इसमें एक्शन लेगी।
एनसीईआरटी की बुक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले चैप्टर को लेकर सीजेआई के तल्ख तेवर को देखते हुए एनसीईआरटी ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली, लेकिन सीजेआई का गुस्सा इससे शांत नहीं हुआ। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ इससे देश में एक नई बहस छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये हमारी संस्थागत जिम्मेदारी है कि पता लगाया जाए कि क्या ये किताब में प्रकाशित हुआ है या नहीं। रजिस्ट्रार जनरल को भेजी गई बातचीत में प्राधिकरण अपना बचाव कर रहा था। ये एक गहरी साजिश थी। सीजेआई के सवालों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया है कि जिन्होंने ये 2 चैप्टर तैयार किए वो कभी भी यूजीसी या किसी मंत्रालय के साथ काम नहीं करेंगे। इसके बाद सीजेआई बोले तब तो ये बहुत आसान हो जाएगा और वो बिना सजा के छूट जाएंगे। उन्होंने गोली चलाई, आज न्यायपालिका लहूलुहान है। सीजेआई यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब हम पर लगातार हमले हो रहे हैं तब हमें ये अच्छे से पता है कि संतुलन कैसे बनाए रखना है। ये कॉपी बाजार में उपलब्ध है। इसके बाद एसजी मेहता ने जवाब दिया कि 32 पुस्तकें बाजार में गई थी और उन्हें वापस ले लिया गया है। पूरी पुस्तक की पुनः समीक्षा की जाएगी। इसमें एक अन्य भाग लंबित मामलों पर है जिसमें लिखा गया है न्याय से वंचित। एसजी मेहता के जवाब के बाद सीजेआई ने फिर कहा कि ये एक सुनियोजित कदम है। पूरे शिक्षण समुदाय को ये बताया जाएगा कि भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है और मामले लंबित हैं। फिर ये बात छात्रों तक जाएगी और उसके बाद अभिभावकों तक। ये एक गहरी जड़ें जमाए हुई साजिश है। इसके बाद वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा ये बेहद सिलेक्टिव है। ऑनलाइन सामग्री छपी हुई किताबों से कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है। सिंघवी की बात सुनने के बाद सीजेआई ने कहा कि हम गहराई से जांच चाहते हैं। हमें ये पता लगाना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन शामिल है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। हम इस मामले को बंद नहीं करेंगे। इसके बाद एसजी मेहता ने कहा कि हम संस्था के साथ खड़े हैं, कोई भी बिना दंड के नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई से एक बात तो साफ हो गई कि सीजेआई सहित देश के सारे जज और वकील या यूं कहें कि न्यायपालिका से जुड़ा हर शख्स एनसीईआरटी के इस चैप्टर से बेहद नाराज है। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल यह है कि क्या अब तक न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाया गया है? न्यायपालिका पर पेंडिंग केसों के दबाव को कम करने के लिए क्या किया गया? सवाल यह भी है कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले नोटों का सच क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संत केवल व्यक्ति नहीं होते हैं, वो परंपरा होते हैं। वो वस्त्र नहीं, विश्वास पहनते हैं। और जब विश्वास पर सवाल उठता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरी आस्था कटघरे में खड़ा हो जाती है। हमारे शास्त्र कहते हैं आचार्य देवो भव, अर्थात आचार्य गुरु देवतुल्य। तैत्तिरीयोपनिषद कहता है सत्यम वद धर्मचर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो, धर्म के रास्ते पर चलो। तो यदि कोई संत है तो उस पर अपेक्षा, आशा, उम्मीदें और सामान्य से अधिक हो जाती। और अगर आरोप हैं तो जांच भी सामान्य से अधिक पारदर्शी होनी चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 2 डॉक्टरों के पैनल ने प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में जिन बच्चों ने आरोप लगाए उनका मेडिकल किया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि मेडिकल में बच्चों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई। लेकिन रुकिए, जांच अभी चल रही है, अभी कोई फैसला नहीं आया है, तो इसलिए जल्दबाजी में किसी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं है। प्रदेश के न्यायिक ढांचे में ना तो किसी संत को कानून के ऊपर रखा गया है और ना ही किसी के खिलाफ ऐसे बिना जांच के कोई कार्रवाई हो, ऐसा कोई प्रावधान है। अगर पुष्टि होती है, अगर वो आरोपी पाए जाते हैं, तब कार्रवाई होगी। जल्दबाजी में किसी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे अविमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ जांच तेज हो गई। प्रयागराज की झूसी पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। माना जा रहा है कि पुलिस की एक टीम अविमुक्तेश्वर आनंद से पूछताछ के लिए वाराणसी जा सकती है, जहां उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। मामला साधु संतों से जुड़ा होने की वजह से पुलिस इस मामले में पूरी सावधानी बरत रही है।
हम इस वक्त केदार घाट के उसी मठ में मौजूद हैं जिस मठ को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये मठ जो है वो तकरीबन 3 से 4 फ्लोर का है। हम इस वक्त इस मठ के बेसमेंट में मौजूद हैं और इसके ऊपर 3 फ्लोर और है इस मठ में, जिस मठ पर बहुत सारे सवाल हैं। जिन आरोपों को गढ़ा जा रहा है, जिन आरोपों को लगाया जा रहा है, अगर वाकई ये आरोप सच है तो इन लोगों की उस आस्था का क्या, जो लोग यहाँ पर पलक पावड़े बिछाए शंकराचार्य का इंतजार कर रहे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का इंतजार कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण मामले में पुलिस ने शिकायत करने वाले बच्चों की मेडिकल जांच कराई है। दोनों डॉक्टरों के पैनल ने प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में इन बच्चों का मेडिकल टेस्ट किया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि मेडिकल रिपोर्ट में बच्चों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, जिसकी रिपोर्ट बंद लिफाफे में जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़ितों से कुकर्म किसने किया, कब किया, कहां किया, ये अभी जांच का विषय है। ऐसे में जांच पूरा होने के बाद स्पष्ट होगा कि अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप कितने सही हैं। देखिए, ये तेज बहादुर स्पूर चिकित्सालय प्रयागराज का है, जहां पर 2 बटुक पहुंचे थे। आशुतोष ब्रह्मचारी भी यहां पर पहुंचे थे। अंदर वहां पर देखिए अन्य जांच प्रक्रियाएं भी यहां पर कराई जाती हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो बंद लिफाफे में जो यहां पर दस्तावेज यहां पर सौंपे गए हैं, कोर्ट को जो दिए गए, उसमें अब यौन शोषण की पुष्टि हो चुकी है मेडिकल रिपोर्ट में। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एक तरफ जहां यौन उत्पीड़न मामले की जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले पर सियासतदानों के नाम भी घुसने लगे। पीड़ितों की मदद कर रहे आशुतोष ब्रह्मचारी ने अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में एक डिप्टी सीएम का नाम घसीटा है, तो वहीं अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधे मुख्यमंत्री का नाम जोड़ दिया। डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अविमुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त। एक डिप्टी सीएम है जिसने ये माहौल क्रिएट करवाया है। ये कहने वाले ये भूल जाते हैं कि एक सीएम है इस प्रदेश में, जिसके कहने पे वो इतना सारा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। दोनों बात बताएं। अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में कुछ दिनों तक रही भूमिका द्विवेदी नाम की एक लेखिका ने भी कई सवाल खड़े किए। भूमिका द्विवेदी का दावा है कि वाराणसी स्थित अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में लग्जरी सुविधाएं हैं। आश्रम में स्विमिंग पूल है। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर और कई आरोप लगाए हैं। तो वहीं अविमुक्तेश्वरानंद ने भी भूमिका द्विवेदी के एक आरोपों का जवाब दिया। वो बहुत फुल ऑफ लग्जरीज है, लग्जूरियस है, एग्जैक्टली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सर, क्या स्विमिंग पूल भी आप बता रही हैं? है स्विमिंग पूल है, हाईएस्ट फ्लोर पर उसके स्विमिंग पूल है, खूब बड़ा सा स्विमिंग पूल है। ऐसा है कि शीश महल और स्विमिंग पूल और दुनिया भर की जो बातें आ रही हैं, ये सब इस समय मौका है, तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में हर दिन एक नई कड़ी जुड़ती जा रही है। यौन शोषण से शुरू हुआ मामला आश्रम की लग्जरी सुविधाओं और फिर सियासतदानों के हस्तक्षेप तक पहुंच चुका है। इस मामले में अविमुक्तेश्वरानंद और रामभद्राचार्य के बीच का विवाद भी सामने आया है। कल प्रयागराज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है, जहां से आगे की कार्रवाई को एक नई दिशा मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये खबर देखकर कहीं ये ना सोचने लग जाएं आप कि क्या हम किसी रियासत में जी रहे हैं? क्या ये कोई राजतंत्र है जहां हर राज्य अपनी सेना लेकर चलेगा, या हर राज्य की अपनी सेना हो, या फिर ये लोकतंत्र है जहां कानून एक है, विधान एक है, संविधान एक है। और वर्दी का मतलब सिर्फ सेवा है, सत्ता नहीं। ये देश रियासतों का जोड़ है, ये संविधान से बंधा हुआ गणराज्य। साहब, कैसी तस्वीर है देश की? एक तरफ वर्दी, दूसरी तरफ भी वर्दी। एक और दिल्ली पुलिस, दूसरी ओर हिमाचल पुलिस। अब सवाल यह है कि ये तेरी पुलिस, ये मेरी पुलिस। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी में, माफ कीजिए, अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी में समन्वय कोई विकल्प है या अनिवार्यता? अगर पुलिस ही पुलिस पर किडनैपिंग का केस लिख दे तो आम नागरिक किस पर भरोसा करे? वर्दी ताकत नहीं देती, वर्दी जवाबदेही देती है। और अगर लोकतंत्र में जवाबदेही भूल गए तो फिर जनता पूछेगी, वर्दी सेवा के लिए है या शक्ति प्रदर्शन के लिए? अगर हर राज्य अपनी सीमा को सीमा रेखा बना लेगा तो फिर संघीय ढांचा कैसे चलेगा? कानून का राज सहयोग से चलता है साहब,
टकराव से नहीं। दिल्ली के एआई समिट में हंगामा करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी पर 2 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई। नहीं तो हम करवाएंगे, आपको करना तो पड़ेगा। शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को रास्ते में रोक लिया। इसके बाद बीच सड़क पर दोनों राज्यों के पुलिस के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चला। एफआईआर दिखाता हूँ, मीडिया के सामने करा, एक मिनट, इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं, आप ट्रायल मीडिया करता है, एक पुलिस वाला बोल रही है सर, मैं ये नहीं कह रहा। शिमला पुलिस यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को प्रोटोकॉल का उल्लंघन बता रही थी, तो वहीं दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई को जायज बता रही थी। शिमला पुलिस और दिल्ली पुलिस का यह टकराव कोर्ट जाकर खत्म हुआ। एसीजेएम कोर्ट ने पकड़े गए आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड दी, जिसके बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर रवाना हुई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कपड़े खोलकर नंगा नाच, शेमलेस और शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता, उनको पनाह मिली तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी में मिली, हिमाचल की सरकार, हिमाचल की पुलिस के द्वारा मिली। ये दुर्भाग्य है कि आज हिमाचल का नाम देश को बदनाम करने वालों के साथ जुड़ रहा है और कांग्रेस की सरकार उनकी मदद कर रही है। दरअसल एआई समिट में हंगामे के आरोपी सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ शिमला के चिरगांव के चांशुल रिजॉर्ट में छिपे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने इनकी लोकेशन ट्रेस कर उन्हें रिजॉर्ट से गिरफ्तार कर लिया। शिमला पुलिस का दावा है कि उन्हें सूचना मिली कि इन तीनों को कुछ लोग अपहरण करके ले गए, जिसके बाद शिमला पुलिस ने उन्हें शोगी, आईएसबीटी शिमला और धर्मपुर से इंटरसेप्ट किया। जांच के दौरान पता चला कि 3 लोगों को रिजॉर्ट से ले जाने वाली टीम दिल्ली और हरियाणा पुलिस की थी। इसके बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया। ये कानून और नियम के तहत होना चाहिए था कि जब उनको हिमाचल में आना था तो सबसे पहली जरूरत होती है कि आपको उस राज्य की पुलिस को इंटीमेट करना होता है। ये किसी प्रकार का कोई फॉलो नहीं किया गया। इस बात को लेके हिमाचल पुलिस ने या एसपी शिमला ने ये इस बात को लेके ये ऑब्जेक्शन किया। दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच हुए इस विवाद को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। हिमाचल बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर आपत्ति दर्ज कराई है। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर कानून व्यवस्था और संघीय ढांचे को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश में जब दिल्ली की पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए रोहड़ू पहुंचती है, गिरफ्तार करके उनको ले जाती है, तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस के ऊपर दबाव डाला जाता है और दबाव डाल करके उनको डिटेन कर दिया जाता है। एक तरह का जो हालात बिल्कुल वेस्ट बंगाल में वहां पर चल रहे हैं, उस प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश, जिस प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहां पर हो रही है। हिमाचल में दिल्ली पुलिस के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने देश के सामने पुलिसिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल ये है कि क्या अब देश में तेरी पुलिस बनाम मेरी पुलिस की स्थिति बन गई है? क्या कांग्रेस के इशारे पर शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस का रास्ता रोका और क्या ऐसा करने से दोनों राज्यों की पुलिस की छवि खराब हुई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज के खबरों में सबसे बड़ी तस्वीर ये बताती है कि नाम बड़ा हो सकता है, लेकिन कानून उससे भी बड़ा होता है। कभी कहा जाता था कि फला इतना बड़ा नाम है, इनको कौन छू सकता है, लेकिन लोकतंत्र की किताब में एक ही लाइन मोटे अक्षरों में लिखी गई है कि अगर फ्रॉड करोगे तो बचोगे नहीं। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। कानून में सब समान है, न्यायपालिका का ये प्रावधान है। याद रखिए कि सच की चाल भले धीमी हो, पर उसकी मंजिल तय होती है। अनिल अंबानी की संपत्तियां ईडी ने अटैच कर दी। पूछताछ जारी है। संदेश साफ है कि कानून की नजर में सब बराबर है। यह सिर्फ एक उद्योगपति की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की परीक्षा है जिसमें भरोसा हमने और आप में ने रखा है। ये उन सभी के लिए चेतावनी है जो सिस्टम को अपनी जेब में समझकर बैठते हैं। अब वो दौर खत्म हो रहा है जब रसूख कानून पर भारी पड़ता था। ऐसी घटनाओं के बाद देश को जागना होगा, सवाल पूछना होगा, बैंक का पैसा किसका है, नुकसान किसका हुआ, जिम्मेदारी कौन लेगा, रिकवरी कैसे हो। रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी पर शिकंजा कसता जा रहा है।
ईडी ने अनिल अंबानी को इस मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया। ईडी के समन पर अनिल अंबानी दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे बैंक फ्रॉड से जुड़े सवाल जवाब चल रहे हैं। कि अनिल अंबानी को सम्मन किया गया था और आज उन्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया था, जिसके बाद अनिल अंबानी इस समय ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और अब इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में आगे ज्वाइन की जाएगी। अनिल अंबानी एक समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल थे, लेकिन आज वो बैंक फ्रॉड मामले में ईडी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में जांच चल रही है। आरोप है कि बैंक से लिए गए लोन की राशि का गलत इस्तेमाल किया गया। ये लोन रिलायंस कम्युनिकेशंस के नाम पर लिया गया था। पहले सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की, इसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस केस की जांच शुरू कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उसी कड़ी में अनिल अंबानी को ईडी दफ्तर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया और आप देखेंगे तमाम जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। ईडी दफ्तर में अमूमन सिक्योरिटी रहती है, लेकिन बैरिकेड्स किए गए हैं। दूसरी तरफ अनिल अंबानी जो कि इन्वेस्टिगेशन अब इस पूरे मामले में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसी से सवाल जवाब जो है वो अनिल अंबानी से पूछे जाएंगे। अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई भी जारी। ईडी ने बुधवार को अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आलीशान घर एबोर्ड हाउस को अटैच कर लिया। इस घर की अनुमानित कीमत 3716 करोड़ से भी ज्यादा है। ये इमारत 66 मीटर ऊंची और 17 मंजिला बनाई हुई है। देश की महंगी निजी संपत्तियों में इसे गिना जाता है। ईडी अब तक अनिल अंबानी की 15,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। मुंबई के बांद्रा के पाली हिल में स्थित आलीशान घर अनिल अंबानी का अटैच हो चुका है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि अनिल अंबानी का घर का ये 17 मंजिला है जो आलीशान घर देख रहे हैं। राजमहल जैसा बनाया गया था और फिलहाल ईडी ने अस्थायी रूप से इसको अटैच कर लिया है। 66 मीटर ऊंचा है यह घर और जो इसका जो कीमत बताया गया है 3,716 करोड़ की कीमत बताया गया है। अनिल अंबानी में जब बैंक से धोखाधड़ी की थी तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें बैंक के पैसों का पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन आज न सिर्फ उनकी संपत्तियां अटैच की जा रही हैं, बल्कि बैंक के पैसों का हिसाब भी मांगा जा रहा है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल ये है कि क्या अनिल अंबानी का बैंक से धोखाधड़ी वाला पैंतरा फेल हो गया है? क्या अनिल अंबानी की गिरफ्तारी होगी? क्या ईडी की कार्रवाई लोन लेने वाले कॉर्पोरेट हाउस के लिए अलर्ट है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऐसी कार्रवाइयां लोकतंत्र में और जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो संस्थाएं हैं, उन पर ये भरोसा कायम करती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभी भी हम इन संस्थाओं के भरोसे अपना जीवन जी रहे हैं। इस राष्ट्र सर्वोपरि में आज के एडिशन में इतना ही। कल फिर होगी इसी समय पर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH